नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे आपसे ट्रेड यूनियन इन इंडिया के बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री का। फिर इसके बाद मैंने 2-3 पार्ट में इसको डिवाइड किया, क्योंकि आप जानते हो कि जब इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, उसके पहले का जो ट्रेड यूनियन था वो जाहिर सी बात है कि अगर अंग्रेजों के अधीन था तो वो उतना लिबरल नहीं रहा होगा। फिर उसके बाद आपका इंडिया में जब पब्लिक सेक्टर की पॉलिसी आई 1947 के बाद, तो क्या हुआ? उसके बाद जब आपका इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 में हुआ, उससे लेकर के आज तक में क्या सिचुएशन है, तो वो ट्रेड यूनियन के बारे में सारी जानकारी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 1926 जो आपका ट्रेड यूनियन एक्ट बना था, इसमें एक स्टेटमेंट लिखा है, उसको समझिएगा। ट्रेड यूनियन इन इंडिया आर रजिस्टर्ड एंड फाइल एनुअल रिटर्न्स अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। अब आप जानते हो कि एक मिनिस्ट्री है जिसे लेबर ब्यूरो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये क्या करता है? ट्रेड यूनियन जितने भी हमारे देश में रजिस्टर्ड हैं इस समय, उन सारे रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का जितना भी स्टैटिस्टिक्स होता है, मतलब कहने का मतलब उनके पास भी जितना स्टेटमेंट होता है, ठीक है, कितने केस दर्ज हुए या फिर कितने उनके मेंबर्स हैं, कितनी फंडिंग आई है, ठीक है, और उनको किस तरह की समस्याएं हैं, वो सारी चीज़ों को कौन कलेक्ट करता है? डेली एनुअल बेसिस पे, हर साल एनुअल बेसिस पे लेबर ब्यूरो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कलेक्ट करती है। अगर 2012 के अनुसार बात किया जाए तो देयर आर 16,154 16,154 ट्रेड यूनियंस विच हैड अ कंबाइंड मेंबरशिप ऑफ 9.18 मिलियन। अगर हम बात करें और रिटर्न फ्रॉम द 15 स्टेट्स आउट ऑफ टोटल 20, मतलब उस समय 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज में अगर बात करें 2012 की, तो उस समय 2012 के डेटा के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये डेटा अपडेट हो सकता है, ठीक है, अपडेट करके आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो। लेकिन जानिए कि लगभग 16,000 के आसपास ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड थे, और कंबाइंड वे में अगर बात करें तो उनकी मेंबरशिप जो है वो आपका 9.18 मिलियन है। कितना है? 9.18 मिलियन है। तो ये होगा उनकी संख्या, ठीक है। और इसमें जो भी डेटा आप नया आप आता है उसके अनुसार आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने एनसीईआरटी से कवर किया है। सो द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया इज लार्जली डिवाइडेड अलोंग द पॉलिटिकल लाइंस। आप जानते हो कि इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है, तो वो किसी किसी की तरफ झुकाव होता है। जैसे कि हमारे देश में ढेर सारी राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं और कोई एक ही जीता है उसमें, या फिर कोई एक ज्यादा प्रभावी होता है। तो उसी तरीके से जब अलग अलग ट्रेड यूनियन होता है, उनकी विचारधारा भी अलग होती है, उनका ऑब्जेक्टिव भी अलग होता है, गवर्नमेंट से उनको कौन सी बातें मनवानी है उनका ऑब्जेक्टिव भी अलग होता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे पॉलिटिकल जो लाइन्स होती हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो आपका यूनियन को संचालित करती है। चाहे वो आपका प्री इंडिपेंडेंट की बात हो या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात हो, दोनों जगह पे यही बात लागू होती है। अब बात करते हैं भारतीय मजदूर संघ जो है इज द लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। भारतीय मजदूर संघ जो है वो आपका हमारे देश का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है, ठीक है, व्यापार संगठन है। अब बात करते हैं द फर्म और द इंडस्ट्री लेवल ट्रेड यूनियन आर ऑफन एफिलिएटेड टू लार्जर फेडरेशन। अब आप ये समझिए कि ट्रेड यूनियन को चलाने के लिए कुछ पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो उनको वो क्या करते हैं, अलग अलग फेडरेशन से जुड़े होते हैं, एफिलिएटेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि लार्जेस्ट फेडरेशन इन द कंट्री रिप्रेजेंटेड लेबर एट द नेशनल लेवल। अगर नेशनल लेवल पे कोई ट्रेड यूनियन जो फेडरेशन के द्वारा संचालित होती है, उसकी बात करें तो उसको सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जानते हैं। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट फेडरेशन है जो कि ट्रेड यूनियन को संचालित करता है नेशनल लेवल पे। और इसका नाम है CTUO। एक बार फिर से बताता हूँ, सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। As per the 2002, when the last trade union verification was carried out, there are the 12 CTUOs recognized by the Ministry of Labor। जैसे कि मैंने बात की थी मिनिस्ट्री की, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत 2002 के डेटा के अनुसार लगभग 12 CTUOs रजिस्टर्ड थे, ठीक है। ये डेटा एक बार मैं फिर से बोला हूँ, ये डेटा चेंज हो सकता है, ठीक है, इसको आप देख लेंगे। अब बात करते हैं आगे, थोड़ी हिस्ट्री की बात करेंगे कि कैसे ट्रेड यूनियन बनना शुरू हुआ। अब समझने वाली बात है कि जैसे आप जानते हो कि लगभग 200 सालों तक हमारे देश में अंग्रेजों का शासन रहा। तो अंग्रेज सबसे पहले जो इंडिया में आए थे वो व्यापारिक दृष्टिकोण से आए थे, ठीक है, क्योंकि वो कच्चा माल यहाँ पे देखते थे कि हमारे देश में बहुत था, और वो कच्चा माल को ले जाते थे अपने देश, और वहाँ पे उसको रिफाइन करके उसको नए फॉर्मेट में बना करके और फिर क्या करते हैं, मार्केट के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे। तो हुआ क्या एक्चुअली, सबसे पहले वो लोग क्लोथिंग मिल वगैरह स्टार्ट किया। सो द सेटिंग ऑफ द टेक्सटाइल्स एंड द क्लोथिंग मिल अराउंड द पोर्ट सिटीज ऑफ द बॉम्बे, जिसको आज के डेट मुंबई बोला जाता है, कलकत्ता जिसको आप कोलकाता बोलते हो, मद्रास जिसको चेन्नई बोला जाता है, सो एंड सूरत इन द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ कहने का मतलब लगभग 1850 के आसपास, ठीक है। 1857 में हमारी देश में एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ, तो उसी के नजदीक आप मान सकते हो। तो 1850 के आसपास जब इन प्रदेशों में मुख्य रूप से बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और सूरत, ठीक है, ये पुराने नाम है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्लोथिंग मिल लगाई गई, टेक्सटाइल मिल्स लगाई गई, ठीक है, क्योंकि सूती वस्त्र का कारोबार यहाँ पे बहुत तेजी से चलता था, धड़ल्ले से चलता था, कपास का उत्पादन अच्छा खासा आपका गुजरात और महाराष्ट्र में हुआ करता था। तो इसकी वजह से इंडस्ट्री में एक वर्कफोर्स डेवलप हुआ, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स इन इंडिया, क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया की ज्यादातर जनसंख्या गांव में रहती थी, लेकिन जब इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई तो एक बड़ी संख्या, बड़ी तादाद में लोग, वर्कफोर्स जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, वो इंडिया में देखा गया। Several incidents of the strike and protest by the workers have been recorded during this time। अब सीधी सी बात है कि अगर आप काम करोगे, एक वर्कफोर्स होगा, तो उसमें एक सेटअप की जरूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप की जरूरत होती है, जहां पे लोग अपने डिमांड को किसी आदमी से बता सके और वो क्या करे, एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचा सके। तो यही एक आवश्यकता रही जिसकी वजह से कभी कभी स्ट्राइक होता था, कभी प्रोटेस्ट होता था वर्कर्स का। सो द क्रेडिट फॉर द फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ द इंडियन वर्कर्स इज जनरली गिवन टू द बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन फाउंडेड बाय द NM लोखंडे इन 1890। 1890 की बात है। मतलब देखो, आप सीधा सा बात समझो कि ढेर सारे स्ट्राइक हुए होंगे, ढेर सारे प्रोटेस्ट हुए होंगे, लेकिन जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन हम मान सकते हैं इंडियन वर्कर का, तो पहला जो क्रेडिट जाता है वो आपका बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन को जाता है।
और ये आपका जो वर्कर्स का एसोसिएशन बनाया गया था वो आपका एनएम लोखंडे के नेतृत्व में बनाया गया, जिसको 1890 में बनाया गया। ये आपके परीक्षाओं के लिए लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। दिस वाज इन द पीरियड जस्ट आफ्टर द पासिंग ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये वो समय था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ढेर सारी कंपनियां संचालित की जाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश में, और उन्होंने पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में लागू किया था। उसके तुरंत बाद 1890 में 9 साल बाद ही ये आपका एनएम लोखंडे जी के नेतृत्व में बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन में इस तरह की एसोसिएशन बनाया गया, ठीक है, क्योंकि बॉम्बे मिल था उसी में आपका ये एसोसिएशन बनाया गया, ठीक है। इसके आपके फाउंडर कह सकते हो आप एनएम लोखंडे जी थे। सो द फॉलोइंग ईयर सॉ द फॉर्मेशन ऑफ द सेवरल लेबर एसोसिएशन एंड द यूनियंस। आप जानते हो कि 1890 के बाद लोगों ने देखा कि इस तरह का घटनाएं हो रही हैं, अपने जितने भी हमारे समस्याएं हैं उसको बताने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता महसूस होने लगी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता महसूस होने लगी, और जिसके पास कुछ अथॉरिटीज भी हो, ठीक है, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह में भी उनको बुलाया जाता था, उनकी समस्याएं सुनी जाती थी, क्योंकि वर्क फोर्स अगर काम अच्छे से नहीं करेगा, उसके वो स्ट्रेंथ नहीं होगा तो काम भी अच्छे से नहीं होगा फैक्ट्रीज का, इसलिए उनको सुनना पड़ता था। तो ढेर सारी चीजें वहां देखने को मिली। सो द फर्स्ट क्लियर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज कंसीडर्ड एज द मद्रास लेबर यूनियन। तो देखो भाई, ये एसोसिएशन था लेकिन इसको ट्रेड यूनियन का नाम नहीं दिया जा सकता। जब आपका इस तरह की घटनाएं शुरू हुई, स्ट्राइक शुरू हुआ, तो आवश्यकता महसूस किया कि भैया ट्रेड यूनियन बनाना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की बात करें तो पहला भारत में पहला रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो है मद्रास लेबर यूनियन था, जिसको फाउंड किया था, जिसको बनाया गया था बाय द बीपी वाडिया के द्वारा, जिसको 1918 में उन्होंने बनाया था। 1918 में भारत में मद्रास लेबर यूनियन बना। वो ट्रेड यूनियन के संस्थापक थे या फिर उसको बनाने वाले थे बीपी वाडिया जी। While the first trade union federation to be set up was All India Trade Union Congress in 1920। अब मैंने बार बार आपको बताया कि फेडरेशन और ट्रेड यूनियन, खाली ट्रेड यूनियन या फिर ट्रेड यूनियन फेडरेशन में क्या अंतर है। यहाँ पे आपने देखा कि मद्रास लेबर यूनियन बन गया। फेडरेशन की बात की थी जहाँ पे आपको फंड भी मिलता हो, ठीक है, तो फंड भी कलेक्ट होता हो और एक और फॉर्मल वे है, ठीक है। तो फेडरेशन की बात करें तो आपका पहला फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, लेकिन अगर केवल ट्रेड यूनियन की बात करें, रजिस्टर्ड वे में बात करें तो मद्रास लेबर यूनियन, जो कि आपका 1918 में बना था। अब उसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री और पढ़ते हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसमें रशियन रिवॉल्यूशन आया, ठीक है। आप जानते हो कि जो रशिया है, ठीक है, रूस में औद्योगिक क्रांति जो है वो आपका 1920 के आसपास से शुरू हुई, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय से स्टार्ट हुई। एंड सेटिंग अप ऑफ द आईएलओ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट बिगन टू इंक्रीज एंड ओवर 1000 स्ट्राइक्स वर रिकॉर्डेड बिटवीन द 1920 टू 1924, ठीक है। वहां पे आपका इंडस्ट्रीज में जब आप कहीं भी उद्योग लगाओगे, भारी मात्रा में उद्योग लगाओगे, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे। तो 1920 से 1924 के बीच में लगभग 1000 स्ट्राइक्स को रजिस्टर किया गया। तो इस तरह की जब घटनाएं देखने को मिली, तो कैसे रशिया ने इन ट्रेड यूनियन को संचालित किया या फिर उसके लिए रेगुलेशन बनाए, हमारी इंडिया ने आजादी के बाद भी इसको फॉलो किया। लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ी सी बात हम आजादी के पहले की करते चलेंगे। सो द वेव ऑफ स्ट्राइक वाइल्ड ओवर द अरेस्ट ऑफ प्रोमिनेंट लीडर्स, ट्रेड यूनियनिस्ट एंड द इनफेमस कानपुर कंस्पायरेसी case in 1924 with the union leader being arrested and the accused of attending a communist revolution to try and overthrow the ruling of British government। तो इंडिया में जब इसकी वेव चली, जैसा मैंने अभी इसको पूरा डिटेल में पढ़ा, तो उसमें आपको ये समझ में आता होगा कि 1924 में जो आपका कानपुर कंस्पायरेसी केस हुआ, तो उसमें ढेर सारे जो आपके ट्रेड यूनियनिस्ट थे, कहने का मतलब है कि जो ट्रेड यूनियन को संचालित करते थे, ट्रेड यूनियन के नेता थे, तो उनको इस आरोप में पकड़ लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि ये लोग कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाना चाहते हैं और ये ट्राई कर रहे हैं कि ओवरथ्रो करने के लिए, ब्रिटिश को यहाँ से भगाने के लिए आपका ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कभी कभी ट्रेड यूनियन जो होता था वो आपका पॉलिटिकल वे में भी यहाँ पे देखने को मिल जाता था। इसी तरीके से ट्रेड यूनियन आपका 1926 में जब बना, ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो कि जिस तरह के स्ट्राइक्स हुए उसी का फल रहा कि आपका ट्रेड यूनियन एक्ट अच्छी तरीके से बना 1926 में, वाज पास्ड विच क्रिएटेड द रूल्स फॉर द रेगुलेशन एंड द क्लोजर मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रेड यूनियन। इस तरह से जितने भी इंडस्ट्रीज में आपका ट्रेड यूनियन, उसमें रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन थे, उनको मॉनिटर करने के लिए और उन पर रेगुलेशन बनाने के लिए, उन पर रूल्स बनाने के लिए ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 बनाया गया, ठीक है। In the first year of the law's operation, 28 union registered and submitted returns with a total membership of 1000619। कहने का मतलब है कि जब ये ट्रेड यूनियन बना तो उसके पहले ही साल लगभग 28 यूनियन जो थे उन्होंने रजिस्टर्ड कराया, ठीक है, वो उनके कानून के तहत सारी मान्यताओं को पूरा करते हुए, और अपना रिटर्न भी सबमिट किया। एक साल बाद अपना रिटर्न सबमिट किया। रिटर्न का मतलब आप समझते हो कि उनके पास जितने भी डेटा है, जितने भी ऑथेंटिक डेटा है, जैसे कि उनके पास मेंबर्स कितने हैं, उनकी आय कितनी है, क्योंकि आप जानते हो कि ट्रेड यूनियन चलाने के लिए पैसे भी चाहिए ना, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है उसके लिए फंडिंग भी चाहिए, फेडरेशन चाहिए, सारी चीजों की जानकारी क्या होती थी, वो आपका होता था रिटर्न कहलाता था। सो द नंबर ऑफ द यूनियन grew rapidly after and by the time of the independence of the 1947 there were the 2766 union registered which had a combined membership of over the 1.66 million। मैंने सीधी सी बात कही कि जैसे जैसे 26 के बाद आपका समय बढ़ता गया और ट्रेड यूनियन का नंबर भी बढ़ता गया। और बात की जाए अगर 1947 की, मतलब 26 में बना और 47 की अगर बात करें तो उस समय 2766 यूनियन था, ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड थे और इसके मेंबर लगभग 1.66 मिलियन, मतलब लगभग 16 लाख लोग उसमें उसके मेंबर थे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो 1947 के बाद आपका जो कानून अपना खुद का बनना शुरू हुआ, हमारे देश का कानून बनना शुरू हुआ और 1950 में जाकर कंप्लीटली बन चुका 26 जनवरी को। तो अब उस समय से लेकर के आपका ट्रेड यूनियन एक्ट में भी बदलाव आएगा, ये भी जाहिर सी बात है, तब उसके बारे में पढ़ते हैं। सो अब बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंस 1947 टू लिबरलाइजेशन 1991। आप जानते हो कि ये वो काल है जब हमारे देश तुरंत आजाद हुआ
और धीरे धीरे विकास करना शुरू हुआ था। बीच में आपका पॉलिटिकल अस्थिरता भी आ गई थी, ठीक है, पॉलिटिकल वे में कोई भी नेता स्टेबल नहीं हो पा रहा था, आपातकाल भी हमें झेलना पड़ा हमारे देश को। तो इस तरह की घटनाएं हुई जिसकी वजह से आपका पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई, तो मजदूरों की स्थिति दयनीय थी इसमें, और गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देना उचित समझा, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि कोई प्राइवेट सेक्टर आए, कोई विदेशी कंपनी आए और वो क्या करे कि हमारे देश पे दोबारा शासन करे। इंडिया को डर था, इसलिए उन्होंने पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा जोर दिया। लेकिन आप समझिएगा यहाँ पे इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड द फॉर्मेशन ऑफ द रिपब्लिक इन 1950, इंडिया लार्जली फॉलोड द सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी। ये जो थे उस समय के जो जितने भी अर्थशास्त्र के जितने भी लोग थे सरकार में, तो उन्होंने सुझाव दिया कि भैया हमें सोशलिस्ट इकोनॉमी को के अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या कहती है, वो ये कहती है कि भैया ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सेक्टर बनाओ, ठीक है, मतलब सरकारी इंडस्ट्री बनाओ और उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते शुरू करो, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट था आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी का। सो द ट्रेड यूनियन मूवमेंट रिफ्लेक्टेड द मेन पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द टाइम एंड वाज डिवाइडेड मेनली अलोंग द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट लाइन। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 1924 के आसपास जो आपका स्ट्राइक हुआ था, ठीक है, वो आपका कम्युनिस्ट विचारधारा वाले ट्रेड वालों ने किया था। लेकिन बाद में ये आपका पूर्णतया देखने को मिला कि दो तरह के ट्रेड यूनियन सामने हुए, एक आपका सोशलिस्ट था, एक आपका कम्युनिस्ट था। सो द सब्सिक्वेंट decades saw the significant expansion of the trade union membership with the number of the active union reached its peak in the mid 1970 to mid 1980s। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका दशक बढ़ते चले गए, मतलब 10 साल का टाइम बढ़ता चला गया, तो ट्रेड यूनियन की जो आपका मेंबरशिप था वो भी आप स्ट्रांग होता गया, ठीक है, क्योंकि हमारा देश आजाद था तो हम लोग आसानी से अपने चीजों को इंप्लीमेंट कर पाते थे आसानी से। सो द 1970 से आकर के 1980 के बीच में आपका ये टॉप पीक पे पहुंच चुका था। बहुत ढेर सारे आपके मेंबर हुआ करते थे, ढेर सारे ट्रेड यूनियन चला करते थे। 1970 की अगर बात की जाए, while the 1970 in India was the period of the characterized by the political instability, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 1970 से 80 का दशक ये दशक था जहां पे आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली। एंड 1980s was the characterized by the beginning of the distinct turn towards more market friendly policies। 1980 के दशक के बाद हमारे देश में मार्केट फ्रेंडली पॉलिसी बनने लगी। कहने का मतलब समझते हो कि इंडस्ट्री को लाभ पहुंचाने लायक पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा बनने लगी। तो इस तरह से सपोर्ट हुआ किसको, इंडस्ट्रियलिस्ट को, जितने भी उद्योग लगाने वाले थे उनको सपोर्ट मिला। एंड इम्प्लीसिट अपोजिशन टू द वर्कर्स। अब समझिएगा बात को, यहाँ पे जो वर्कर्स पे अत्याचार होता था या फिर उनको वेज वगैरह कम मिलती थी, वेज कहने का मतलब कि उनके जो भत्ता थे वो कम मिलते थे, तो उस पर ध्यान देना शुरू हो चुका था। सो द टू की इवेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वर द 1974 रेलवे स्ट्राइक इन इंडिया इन द ग्रेट बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक्स 1982। कहने का मतलब क्या है कि ये चेंज कैसे आया 1980 के दशक के अंत में, 1990 के आसपास आते आते इंडस्ट्रीज जो आपका उद्योग लगाने वाले थे उनको भी लाभ पहुंचना शुरू हो गया। लेकिन ये हुआ कैसे, उसके पीछे का रीजन है कि 1974 में आपका रेलवे स्ट्राइक हुई थी और आपका 1982 में बॉम्बे के टेक्सटाइल स्ट्राइक्स हुए थे। यही दो वजह थे जिसके ये बड़े मतलब हुए तो ढेर सारे स्ट्राइक थे, लेकिन बड़े स्ट्राइक यही दो हुए थे जिसकी वजह से आपका गवर्नमेंट ने ध्यान देना शुरू किया। अब एक लास्ट चीज बचती है, यहाँ पे हमने बात की कि 1990 तक का क्या हुआ जब लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था। 1991 से लेकर के प्रेजेंट की बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि हमारा देश उस समय आर्थिक तौर पे बहुत ही तंगी झेल रहा था 1980 के दशक में। तो जब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास हमारा देश गया, कहा भैया हमें कर्जा चाहिए हमारे देश की इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए, तो उन्होंने एक सलाह दी। आप एक नाम सुने होंगे माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है पता है, कि जब आपको पैसे के साथ साथ सलाह भी मिले तो उसको माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं। तो भैया शर्तें थी कि आपको, हम वर्ल्ड बैंक ने शर्त लगाई कि आप लिबरलाइजेशन लाइए अपने देश में, जिससे कि आपको स्ट्रेंथनिंग भी मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब है कि प्राइवेट करिए कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को और बुलाइए, ठीक है, उनकी पार्टीशन को बढ़ाइए, पार्टिसिपेशन को बढ़ाइए। तो ये था आपका लिबरलाइजेशन। और यहाँ पे बात करते हैं सो द पीरियड फॉलोइंग ऑफ द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991। तो 1991 में जब आपका आर्थिक उदारीकरण हमारे देश में आया, was characterized by the declining government interventions in the economy और decline in the creation of the public sector employment। तो कहने का मतलब हुआ कि उन्होंने पब्लिक सेक्टर में जो आपका एम्प्लॉयमेंट देने का ट्रेंड था उसको कम किया, एंड इंकरेजमेंट फॉर द प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करना शुरू किया। इसी तरीके से ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ द फोकस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर। कहने का मतलब आप ध्यान समझिए यहाँ पे, पहले क्या होता था, फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर, आपका दो विशेष सेक्टर होता है जहां पे बात करने की आवश्यकता होती है। तो फॉर्मल सेक्टर वो होता है जहां पे आपका मजदूर आपका रजिस्टर होता है, उसके पास हेल्थ का इंश्योरेंस होता है, उसके पास सिक्योरिटी होती है, होम सिक्योरिटी होती है, उसके पास आपका एवरीथिंग की सिक्योरिटी होती है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर का एम्प्लॉय क्या होता है, कोई ऐसा मजदूर जिसको ये ना पता हो कि कल मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, कुछ इस तरह की स्थिति रखने वाला आदमी इनफॉर्मल एम्प्लॉय कहलाता था। लेकिन जब लिबरलाइजेशन हुआ तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए भी ऐसे रूल बनाए गए, जैसे कि मिनिमम भत्ता। आज जानते हो आप, ढेर सारी बातें चलती है कि किसी भी मजदूर को 15,000 से कम का वेतन नहीं मिलना चाहिए। तो कुछ इस तरह के लॉ कैसे आए, वो आपका इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में जो है उन व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए लाएगा, ठीक है। सो द लेट 1990s ऑनवर्ड मेंट बाय द ट्रेड यूनियन आल्सो बिगेन टू फोकस ऑन दीज वर्कर्स। कहने का मतलब है कि पहले इनफॉर्मल वर्कर्स का कोई गणना नहीं था, लेकिन 1990 के बाद से इनकी गणना स्टार्ट हुई। सो द सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सीटीयू के नाम से जानते हैं, इंक्रीजेस देयर कंबाइंड मेंबरशिप फ्रॉम द 13.21 मिलियन टू 1989 टू 24.85 मिलियन इन द 2002। अब समझिए ध्यान से, 1989 के आसपास जो आपका यहाँ पे मेंबरशिप 13.21 मिलियन थी, वो बढ़ करके 24.85 मिलियन हो चुकी थी। ऑलमोस्ट ऑल द CTUs नाउ हैव द एट लीस्ट 20% ऑफ ऑफिशियल मेंबरशिप कमिंग फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है वो ये है कि अब क्या हुआ कि इनफॉर्मल सेक्टर के भी जो लोग थे वो आप आना शुरू हो चुके थे। तो ये था आपका, हमने ट्रेड यूनियन के बारे में जितना भी डिस्कस हो सकता था किया। और भी इसको डिटेल में जानने के लिए या फिर कुछ अन्य चीज जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।